अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम उन MCQs को सॉल्व करेंगे जो आपके टेस्ट में आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट SI यूनिट ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज 1/24 मल्टीप्लाइड बाई 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1/60 ऑफ अ मीन सॉलिड डे। ये ऑप्शन स्टूडेंट सही नहीं है। पहले हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते थे, सेकंड को यानी टाइम का जो स्टैंडर्ड है उसको डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन अब नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब ये रिसर्च हो गया है कि जब मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरते हैं तो मीन सोलर डे का जो ड्यूरेशन है उसमें चेंज आ जाता है। ऑल्दो दैट चेंज इज़ वेरी स्मॉल, बट हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी बदले नहीं, उस पर किसी चीज़ का इफ़ेक्ट ना हो। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बी, द सेकंड अलाइंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉच। ये ऑप्शन भी स्टूडेंट सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉच जो है इसका जो सेकंड का जो मेजरमेंट है ये भी मुतासर होता है कई फैक्टर्स से। डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, इस वजह से हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते। थर्ड ऑप्शन जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वो 9192 631 770 वाइब्रेशन ऑफ cesium 133 एटम। इसको हम एज ए स्टैंडर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि cesium 133 एटम का के जो वाइब्रेशंस हैं वो टाइम के साथ उसमें कोई लैप्स नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ये डेफिनीशन आपने पढ़ा होगा। सेकंड के लिए हम ये डेफिनीशन यूज़ करते हैं कि सेकंड वो टाइम है, वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें cesium 133 एटम इतने वाइब्रेशंस कर ले। ऑप्शन डी 1/60 ऑफ ए मिनट, ये रिलेशन है मिनट के साथ, इसको हम एज ए स्टैंडर्ड डेफिनीशन नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि मिनट इज़ नॉट डिफाइंड कि मिनट क्या है फिर। तो इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड लिया हुआ है वो सेकंड है। उस सेकंड को हम किसी से रिलेट करके डिफ़ाइन नहीं करेंगे, बल्कि उसको खुद हम उस स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करेंगे without defining in terms of other quantities, higher or smaller. Question number 2, the force of 1 Newton per meter square is equal to dash. So the correct option is Pascal, क्योंकि ये सारे प्रेशर के यूनिट्स हैं, लेकिन ये जो हमारा डेफिनेशन है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके लिहाज से हमारे पास ये डिफाइंड है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। सो फोर्स 1 यूनिट होगा और एरिया भी 1 यूनिट होगी, तो तब जाके हमारे पास 1 पास्कल बनेगा। और ये जो बार हमारे पास है, बार दिस इज 100,000 पास्कल्स या 100,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 ADM जो है वो हमारे पास 10 13 25 पास्कल्स हैं या 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अर्ग जो है ये सिरे से जो है प्रेशर का यूनिट ही नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का यूनिट है। अर्ग इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स पर 1 यूनिट ऑफ एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ प्रेशर विच इज़ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो स्टैंडर्ड है हमारे पास वो पास्कल है, और वो हमारे पास बराबर है 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी सब्जेक्टेड टू रैंडम एरर्स एंड टू सिस्टमैटिक एरर्स, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी मेजरमेंट को हम फिजिकल क्वांटिटी की कोई मेजरमेंट है उसको उसमें रैंडम एरर्स भी अगर हो और सिस्टमैटिक एरर्स भी हो, तो इनके लिहाज से कौन सा स्टेटमेंट सही है। रैंडम एरर्स आर ऑलवेज काज्ड बाय द पर्सन, ये तो गलत ही है, बिल्कुल गलत। रैंडम एरर्स एक्सीडेंटली ऑकर होते हैं, कभी कभी पर्सनली भी आ जाते हैं, लेकिन हमेशा की बात हुई है, तो ये गलत है। ए सिस्टमैटिक एरर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? आप उसकी रस्ट दूर कर लें, उसको इंस्ट्रूमेंट को जो है ना वो नया कर लें,
चेंज कर लें, तो इससे आपके पास सिस्टमेटिक एरर और भी फैक्टर्स हैं। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स, यस दिस इज़ करेक्ट। रैंडम एरर को हम ऐसे ही रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सीडेंट आता है वो फॉर स्पेसिफिक मूवमेंट आता है, उससे पहले भी रीडिंग सही चल रही होती है और उसके बाद भी रीडिंग सही चल रही होती है। जब हम इन सब का सही, गलत और सही का एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आंसर में जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। ए सिस्टमेटिक एरर रिजल्ट्स इन डिफरेंट रीडिंग ईच टाइम्स द मेजरमेंट इज टेकन, ये गलत है, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर में जो फ्लॉ होगी, जो उसमें प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम एक ही जैसा होगा, अक्सर एक ही जैसा होगा, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो एरर भी सेम आएगा, डिफरेंट एरर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो नंबर्स को, सिग्निफिकेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर बताएं। आंसर हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास जो इसका कैलकुलेटर वाला आंसर है वो गिवन है। इस किस्म के क्वेश्चंस में आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना होता, आंसर आपको मोस्ट प्रिसाइजली मिल जाता है। किसी ऑप्शन में आपको जो इसका कैलकुलेटर वाला आंसर है वो मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट प्रिसाइज इसका आंसर है, लेकिन हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स से मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो वो रूल ये है कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डिजिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो नंबर है, तो आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इस केस में हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 हैं और यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3, कम इसमें है, तो इसलिए आंसर में भी इतने ही होने चाहिए। इसमें 3 है तो आंसर में भी हमारे पास 3 होने चाहिए, 1 2 3, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 5, in a cricket match 500 spectators are counted one by one. How many significant figures will be there in the final result? So 500 spectators को 1 by 1 काउंट किया गया है। चूंकि लीस्ट काउंट हमारे पास 1 है, 1 by 1 काउंटिंग हुई है, तो इसलिए तमाम फिगर्स सिग्निफिकेंट है। ये दोनों जीरोज और ये 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। अगर लीस्ट काउंट 10 था तो फिर एक ज़ीरो ना होता, अगर लीस्ट काउंट 100 था तो ये दूसरा ज़ीरो भी ना होता। ये रूल है उस नंबर के लिए जिस नंबर के बाद ज़ीरो, जिस नंबर में डिजिट के बाद ज़ीरोज़ हो। यहाँ पर 1 एज ए लीस्ट काउंट है, तो इसलिए तमाम ज़ीरोज़ को हमने लेना है। तो तीनों जो डिजिट्स हैं इस नंबर में वो सिग्निफिकेंट हैं। Question number 6, the quantity x is to be determined from the equation this, x is equal to p minus q, p is measured as and q is measured as is. What is the percentage uncertainty in x to one significant figure? आपको p गिवन है और q गिवन है, आपने x मालूम करना है p माइनस q के थ्रू। तो ये हमारे पास p है और ये q है, इनको हम माइनस कर लेते हैं। ये जो डिजिट्स हैं इसको तो हमने माइनस करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको माइनस करना है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1.24। और रूल्स के मुताबिक चाहे आपने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी दो रीडिंग्स में बढ़ जाती है, कम नहीं होती, इसलिए हमने अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। तो ये अनसर्टेनिटी हमने ऐड कर ली, हमारे पास आगे जो आंसर आ गया 0.03 मीटर्स। हमसे जो रिक्वायर्ड है व्हाट इज़ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, तो ये 0.03 ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे उसके लिए फार्मूला आपने पढ़ा है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये मेजर्ड वैल्यू है, 0.03 डिवाइड बाय 1.24 मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने राउंड करना है, कितना, टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, आपको बताया गया है टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए ये 9 ख़त्म होगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा है। 1 ये 2 ख़त्म होगा तो 4 पे कोई असर नहीं, 4 ख़त्म होगा तो 2 पे कोई असर नहीं, क्योंकि ये 5 से कम है। हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 2%, सो 2% इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द पावर लॉस P in the resistor is calculated using the formula P is equal to V squared by R. The uncertainty in the potential difference V is 3% and the uncertainty in the resistance is 2%. What is the uncertainty in P? पावर का फार्मूला गिवन है, आपके पास वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस में जो परसेंट अनसर्टेनिटी है वो भी गिवन है 3%, और आर में जो रेजिस्टेंस में जो परसेंट अनसर्टेनिटी है वो भी गिवन है 2% है। तो
पहले फार्मूला लिख ले, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, रूल्स अप्लाई करें। जब हमारे पास, ये याद रखें, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी में आपने पढ़ा है कि जब पावर आ जाता है तो पावर का रूल ये है कि जो पावर हो वो परसेंट अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पावर 2 है हमारे पास, तो हमने पहले 2 लिख लिया, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ? वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ। पोटेंशियल डिफरेंस में अनसर्टेनिटी 3 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। और फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है कि हमने परसेंट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। इसके साथ रेजिस्टेंस वाली परसेंट अनसर्टेनिटी हमने ऐड करनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 आएगा, 8%। The uncertainty recorded in the radius of a sphere is 1.6%. The uncertainty in the area of that sphere is okay. आपके पास अब स्फेयर के बारे में क्वेश्चन है। रेडियस में अनसर्टेनिटी गिवन है 1.6 है और एरिया में आपने मालूम करना है। इसके लिए आपको एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज 4πr²। अब फिर से रूल्स अप्लाई करें तो याद रखें फार्मूले में जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको हमने शामिल नहीं करना, इसमें अक्सर गलती हो जाती है। ये 4π आपने अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए इंक्लूड नहीं करनी। ओके, सो r², फिर से पावर रूल है हमारे पास, पावर 2 है और r में अनसर्टेनिटी हमारे पास 1.6 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 विच इज इक्वल टू 3.2। 3.2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. The percentage error in the measurement of mass and speed are 5% and 6% respectively. The maximum error in the measurement of KE is dash. अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्वेश्चन है। आपको मास और स्पीड में परसेंट अनसर्टेनिटीज गिवन है। फार्मूला लिख लें, रूल्स अप्लाई करें। हाफ mv², 1 और 2 को फिर से शामिल नहीं करना बिकॉज इट इज़ ए कांस्टेंट। मास में कितना है, कितनी अनसर्टेनिटी है? 5 है। मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ m और v में हमारे पास ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो प्लस है वो अप्लाई कर लेंगे। मास और वेलोसिटी जो भी है, स्क्वायर है या जो भी है, उसके साथ मास और वेलोसिटी की जो अनसर्टेनिटीज है हमने ऐड करनी है, इसलिए प्लस का साइन। और फिर 2 यहाँ पर फिर से पावर है वेलोसिटी पर, वो हमने लिख लिया और उसको मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी या स्पीड के अनसर्टेनिटी के साथ जो कि 6% है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 सॉल्व करेंगे तो 17% आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10. The maximum error in the measurement of mass and length of the side of a cube are 3% and 2% respectively. The maximum error in the measurement of its density will be. अच्छा, अब डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है और डेंसिटी ऑफ क्यूब के बारे में है। तो डेंसिटी ऑफ क्यूब में आपने परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, मास और लेंथ में गिवन है। मास और लेंथ की अनसर्टेनिटी गिवन है, तो सिंपल सा कोई फार्मूला उठाएं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो सिंपलेस्ट रिलेशन है जो क्यूब के लिए हम लेते हैं वो मास, वो साइड क्यूब है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, साइड क्यूब। सो मास डिवाइडेड बाई साइड क्यूब या लेंथ क्यूब, यहाँ पर चूंकि लेंथ है तो इसे कंफ्यूज ना हो, या आप लेंथ क्यूब भी ले सकते हैं। ओके, सो मास में अनसर्टेनिटी हमारे पास 3% है। आगे डिवीजन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप प्लस डाल देंगे, और फिर आपके पास एल क्यूब आ रहा है तो पहले आपने इसका पावर डालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है उसके अनसर्टेनिटी के साथ जो कि 2% है। सॉल्व करें तो आंसर 9% आएगा। क्वेश्चन नंबर 11. इफ ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, in a simple electric circuit, the current in a resistance is in a resistor is measured as this many milliamperes. The resistor is marked as having a value of this many percents. If these values were used to calculate the power dissipated in the percentage uncertainty, in the value obtained will be dash. अच्छा, इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है लेकिन इसको आप समझ लेंगे आसानी से। हमारे पास जो है रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर में जो करंट है वो इतना गुजर रहा है,
और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ये है। तो आपने यहाँ पर पावर में, जो कि पावर डिसिपेट हुआ इस रेजिस्टर में, उसमें आपने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। जब करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो तो आपने पावर के लिए ये फार्मूला P = I² R यूज़ करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मसला है, यहाँ जो हमें करंट गिवन है उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, और जो रेजिस्टेंस गिवन है उसमें हमारे पास परसेंट अनसर्टेनिटी गिवन है। तो पहले हम करंट वाली जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको हम परसेंट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला आपको याद है, परसेंट अनसर्टेनिटी इन R = 0.05, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू 0.05 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, इससे आपके पास 2% आ जाएगा। अब आप इजीली परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम कर सकते हैं, रूल्स आपको पता है और आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। ये जो फार्मूला है आप इसको देखेंगे और यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पावर मालूम करेंगे। पहले आप करंट वाली देखेंगे, करंट में कितनी है, तो करंट में हमारे पास है 2%। ये यहाँ पर थोड़ी गलती है, I परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन I हमारे पास है 2%। तो 2% है लेकिन उस पर पावर है, पहले पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स अनसर्टेनिटी दैट इज 2%, और प्लस फिर रेजिस्टेंस में कितनी अनसर्टेनिटी है, वो है 2%। तो वो आप ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर करंट और आर के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि हम अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। सो अनसर्टेनिटी इन पावर विल बी 6%। Question number 12. The dimension of impulse are similar to the dimensions of momentum. टेक्स्ट में आपने पढ़ा है the rate of change of linear momentum is equal to force। ये भी एक बहुत ही मशहूर MCQ है। the rate of change of linear momentum is given by force, और आपने इसको पढ़ा भी है। हम इस डेल्टा टी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो इससे F डेल्टा टी इम्पल्स बन जाता है। इम्पल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई J। अच्छा, अब ये देखें J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स, ये भी एक MCQ आ सकता है कि इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। अच्छा, आ जाए इस MCQ की तरफ। तो डायमेंशंस मोमेंटम के और इम्पल्स के बराबर हैं। ऑल्दो हियर वी हैव चेंज इन मोमेंटम, लेकिन डायमेंशन में चेंज की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्स के डायमेंशंस वो सेम है। क्वेश्चन 13, द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आर। रिलेशन आपको याद है, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। फिर एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी के बराबर है। यहाँ पुट करें इसकी जगह डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी इधर आ गया। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कोई डायमेंशंस नहीं है, इसलिए हम 1 पुट कर लेंगे। डेल्टा टी यानी टाइम है, तो टाइम की जगह टाइम के डायमेंशंस टी पुट कर लेंगे, फिर टी पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें, टी² बन जाएगा। ऊपर जाएंगे तो टी पावर -2, तो हमारे पास टी पावर -2 ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके। Question number 14. Planck's constant has the dimensions of angular momentum. Planck's constant के dimensions किसके बराबर है, तो एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। उसके लिए आपने दोनों को सॉल्व करना है। ये रिलेशन आपके पास है E इज इक्वल टू HF, H इज इक्वल टू E डिवाइड बाई F। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डेफिनेशन भी है, द रेशो ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए फोटॉन टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एनर्जी के डायमेंशंस आप ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, E इज इक्वल टू mgh से भी मालूम कर सकते हैं, हाफ mv² से भी मालूम कर सकते हैं। मैंने वर्क से मालूम किए हैं क्योंकि वर्क और एनर्जी के डायमेंशन सेम है। अच्छा, सो E इज नॉट इक्वल टू W, बट डायमेंशंस ऑफ E आर इक्वल टू W, विच इज इक्वल टू F डॉट S वर्क, F डॉट S ma डॉट S ml t पावर -2 ml² t पावर -2। ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी है और फ्रिक्वेंसी के 1/t है। इस t को ऊपर ले जाएं तो ये t चूँकि डबल डिवीजन में है तो ऊपर जाएगा, इसके
इसका जो पावर है वो +1 ही रहेगा, इधर भी +1 है, डबल डिवीजन में ऊपर जाएगा तो तब भी +1। ओके, ये +1 और -2 से -1 आ जाएगा हमारे पास, तो इसके डायमेंशंस आ गए ml² t पावर -1। और ये एंगुलर मोमेंटम है, इट इज़ इक्वल टू I ओमेगा। आपको याद होगा टेक्स्ट से L इज़ इक्वल टू I ओमेगा, I इज़ इक्वल टू mr² और ओमेगा mr² ml²। और ओमेगा के जो डायमेंशंस है वो T इनवर्स हैं, ओमेगा के जो डायमेंशंस है वो T इनवर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके कोई यूनिट्स नहीं है, तो 1/t विच इज़ इक्वल टू T इनवर्स, तो ml² T इनवर्स। अब देखें इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, m⁴, l⁴, t⁴ और डायमेंशन ऑफ डैश, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन। तो इन तीनों के हैं किस तरह? स्ट्रेन इज गिवन बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ बाय लेंथ तो कोई यूनिट्स नहीं, कोई डायमेंशंस नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, speed divided by speed, no units, no dimensions. Okay, magnification is size of image divided by size of object, size divided by size, so length divided by length, no units, no dimensions. m⁴, l⁴, t⁴ का मतलब यह है कि कोई डायमेंशंस नहीं है, 1, इससे मुराद 1 है, नो डायमेंशंस। सो इसलिए ये इन तीनों के डायमेंशंस नहीं है, इसलिए ये इन तीनों के डायमेंशंस हैं। m⁴, l⁴, t⁴ इन तीनों के डायमेंशंस हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हैज द सेम डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेंज लॉ से आपको पता है इज इक्वल टू n del⁵/del⁡, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये n नंबर है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। सो E इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायमेंशंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, वोल्टेज के बराबर हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस किसके बराबर होंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलेशंस से आपको पता चलता है कि किस किस के डायमेंशंस बराबर हैं। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम यूनिट्स एंड डायमेंशंस? किन दोनों के डायमेंशंस और यूनिट्स सेम है? तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ईजी है। Suppose A is equal to BC, where A has the dimensions L by M and C has the dimensions L by T, then B has the dimensions dash. Okay, हमें ये गिवन है is equal to BC, A के डायमेंशंस गिवन है, A की जगह इसके डायमेंशंस पुट करें L by M यहाँ पुट करें L by M, और B और C के डायमेंशंस आपके पास है L by T, L और L कैंसिल हो जाएंगे, 1 by M रह जाएगा और यहाँ B 1 by T रह जाएगी। ये T इस तरफ शिफ्ट करें तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम, जब इस तरफ आ जाएगा ये डिवीजन में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, T by M, B is equal to T by M, so option A is correct. Question 19, the units of Planck constants is the same as that of angular momentum, पिछले MCQs में गुजर गया। Question 20, which of the following is both unitless and dimensionless? अच्छा, किसके यूनिट्स भी नहीं है और डायमेंशंस भी नहीं है? तो एंगल के यूनिट्स हैं रेडियन, डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशन लेस है। सॉलिड एंगल के यूनिट्स है स्टेरेडियंस, लेकिन डायमेंशंस नहीं है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को हम डिफाइन करते हैं वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी। सो जोल पर कैलोरी इसका यूनिट है, जोल पर कैलोरी। इसके भी डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि जोल आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जोल एंड कैलोरी बिलोंग्स टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी, जोल डिवाइड बाई जोल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछले स्लाइड में गुजर चुका कि ये स्पीड डिवाइड बाई स्पीड है। सो इसके कोई यूनिट्स नहीं बनते, दैट्स वाई यूनिट्स भी नहीं है और डायमेंशंस भी नहीं है। स्पीड डिवाइड बाई स्पीड, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। ए स्फीयर सबटेंड्स डैश स्टेरेडियन एंगल टू ए पॉइंट अबव द सेंटर ऑफ द स्फीयर। आपके पास एक स्फीयर होगा और लेट्स से आपके पास ये एक स्फीयर है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, ये इसका सेंटर है और इससे ऊपर किसी पॉइंट की बात हो रही है। लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट ए
ओके, इस पॉइंट के साथ ये पूरा स्फेयर कितने स्टेरेडियंस एंगल बनाता है, या सेंटर के साथ या सेंटर से ऊपर किसी पॉइंट के साथ, यानी किसी भी इंटरनल पॉइंट्स के साथ रूल सेम है, स्फेयर एक किस्म का एंगल बनाएगा। तो आए इसको देखते हैं। हमारे पास स्टेरेडियन का डेफिनेशन है, अगर एरिया 1r² हो तो फिर एंगल हमारे पास होगा 1 स्टेरेडियन। अगर स्फेयर का कोई हिस्सा, कोई एरिया इसके सेंटर के साथ जो है 1 स्टेरेडियन एंगल बनाएगा तो ये एरिया 1r² होगा। ये एरिया आपने पढ़ा है, इसके डिटेल्स में नहीं जाते। फिर देखते हैं, अगर एरिया 2r² हो तो एंगल 2 स्टेरेडियन होगा, एरिया 3r² हो तो 3 स्टेरेडियन होगा, एंड सो ऑन। एरिया 4πr² हो तो थीटा हमारे पास 4π स्टेरेडियन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। अच्छा, अब फिर हमें पता है कि एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला यह है 4πr², तो ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। यहाँ हम मालूम कर चुके हैं, अगर एरिया इतना हो तो एंगल इतना बनाएगा, सो 4π स्टेरेडियन। Dash error cannot give different readings each time the measurement is taken। तो वो कौन सा एरर है जो आपको डिफरेंट रीडिंग्स नहीं देगा जब आप हर दफ़ा रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं? तो वो सिस्टमेटिक एरर है। ऑब्वियसली सिस्टमेटिक एरर में एक ख़ास किस्म की गलती होगी, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म का प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से एक ख़ास किस्म का एरर आएगा। वो एरर सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन 23, व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज to the right of zero of main scale in vernier calipers, then the error is dashed to the final reading subtracted। okay, vernier scale किस तरफ गया है? राइट की तरफ गया है मेन स्केल से। तो वर्नियर स्केल हमें बताता है रीडिंग। अच्छा, जब ये राइट की तरफ है तो इसने पहले से कुछ रीडिंग ली हुई है, अभी हमने इसके जॉस के अंदर कुछ रखा नहीं हुआ, और फिर भी इसने रीडिंग ली हुई है, तो ये एक्स्ट्रा रीडिंग है। और इस एक्स्ट्रा रीडिंग को हम जब इससे कुछ मेजर करेंगे उससे हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये इजाफी रीडिंग है। दैट्स व्हाई इट इज सब्ट्रैक्टेड। ओके, व्हेन जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव टू द जीरो ऑफ मेन स्केल इन स्क्रू गेज, द एरर इज डैश टू द फाइनल रीडिंग। एडेड इज करेक्ट। हम इसको ऐड करेंगे कि क्यों हमने ऐड करना है? क्योंकि ये जो सर्कुलर स्केल है ये ज़ीरो से ऊपर, मेन स्केल के ज़ीरो से इसका ज़ीरो ऊपर चला गया है। अच्छा, अब ऊपर चला गया है तो जब हम इसमें कुछ रखेंगे, कोई स्फेयर रखेंगे, जॉस के अंदर कोई स्फेयर रखेंगे, तो पहले ये जो इसने इजाफी फासला कवर किया है उसको हम वापस लाएंगे। जब उसको वापस लाएंगे, सोचे कि हमने इसमें कुछ रख दिया और ये ज़ीरो पे आ गया। अब हमने इसमें एक छोटी सी चीज़ रखी हुई है, फिर भी ये ज़ीरो दिखा रहा है, तो मतलब ये है कि इसने कुछ रीडिंग ली हुई है। जितना ये आगे गया हुआ था ये उसकी रीडिंग है, जितना ये ऊपर गया हुआ था ये उसकी रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग इसने यहाँ पर ली हुई है, ये अगर हम इसमें कोई बड़ी चीज़ रख लेंगे, वो हमें ज़ीरो से ज़्यादा रीडिंग दे दे, इसको हम उसके साथ ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे कुछ मिसिंग कर रहा है और ये पहले से हमें कोई रीडिंग दे रहा है, पहले से ये इसने कोई रीडिंग ली हुई है और वो रीडिंग माइनस में जा रही है। मैंने आपको बताया कि जब आप इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ रखेंगे तो पहले जो ये ऊपर गया है उसको कवर करेगा और फिर और रीडिंग लेगा। तो स्टार्ट में इसने कुछ मिसिंग कर ली, वो आप इसके साथ ऐड करेंगे। ओके, क्वेश्चन 25, जीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर डैश बी सिग्निफिकेंट, मस्ट बी सिग्निफिकेंट, ज़रूर सिग्निफिकेंट होगा, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, मे और मे नॉट बी। ओके, क्यों? इस एग्जाम्पल को देखें, 200 100। इस केस में ये ज़ीरोज़ इस सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड पे है तो सिग्निफिकेंट है, रूल्स के मुताबिक ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो आखिर में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो अक्सर सिग्निफिकेंट नहीं होते। जब लीस्ट काउंट गिवन ना हो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते, याद रखें। लास्ट के ज़ीरोज़ यानी सिग्निफिकेंट फिगर के बाद के ज़ीरोज़ जब लीस्ट काउंट गिवन ना हो तो हम उनको सिग्निफिकेंट नहीं लेते। इस केस में ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मे और मे नॉट भी।
ये नोट करें, जब लिस्ट काउंट गिवन हो तो इसको हम लिस्ट काउंट के बेस पे फिर लेते हैं, डिसीजन हम लिस्ट काउंट के बेस पे फिर लेते हैं कि ये 0 सिग्निफिकेंट है या नहीं है। Question 26. There is a big difference between accepted value and observed value of a quantity. The reading is likely to lack accuracy. अच्छा, सिंपल सी बात है, एक्सेप्टेड यानी एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में फ़र्क है। जब फ़र्क है तो एरर है, क्योंकि एरर इज़ डिफाइंड एज एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जब इनके बीच में फ़र्क ज़्यादा है या माइनस से जवाब ज़्यादा आ रहा है तो एरर ज़्यादा है। जब एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम है। एक्यूरेसी हैज़ द अपोजिट सेंस दैट ऑफ एरर, सो एरर इज़ ग्रेटर, सो एक्यूरेसी इज़ लैक्ड। यहाँ पर एक्यूरेसी की कमी है, एरर ज़्यादा है। मास एंड वॉल्यूम ऑफ स्टील बॉल वर मेजर्ड विद एरर्स ऑफ 1% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द अनसर्टेनिटी एंड डेंसिटी इज डैश। फिर से डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है, मास है, वॉल्यूम है, उनके अनसर्टेनिटीज गिवन है, डिवीजन का रूल अप्लाई करें, प्लस करें अनसर्टेनिटीज को, आंसर 4% आ जाएगा। अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.6%। ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन पहले गुजर चुका। Uncertainty recorded in radius and height of solid cylinder were 10% and 15% respectively. The uncertainty in its volume will be. मेन चीज़ फार्मूला है, आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। सॉलिड सिलेंडर का जो फार्मूला है वॉल्यूम के लिए वो है वॉल्यूम इज इक्वल टू AH। volume is equal to AH. This AH is further equal to area of solid cylinder is equal to pi r squared और फिर H, तो pi is constant और हमारे पास रह गए r square H। R में अनसर्टेनिटी 10 है, ये 10 हमने पुट कर ली, पावर मल्टीप्लाई किया, पावर मल्टीप्लाई करने का रूल है और फिर मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ हाइट आ रहा है तो हाइट में 15% है, उसको हमने ऐड करना है, सॉल्व करेंगे तो 35%। क्वेश्चन 30, अनसर्टेनिटी रिकॉर्डेड इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 10% and that of its length is 5%. The uncertainty in its breadth will be dash. एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, ब्रेथ में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, इसलिए ब्रेथ इज इक्वल टू A डिवाइड बाई L। इस L को उधर शिफ्ट करेंगे, डिवीजन में चला जाएगा। अच्छा, एरिया में अनसर्टेनिटी है हमारे पास है 10%, 10, और लेंथ में अनसर्टेनिटी हमारे पास है 5%, तो 5% डिवीजन है तो रूल एडिशन है, रूल के मुताबिक हमने इनको ऐड करना है। 10 + 5 = 15%।